जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कॉन्फ्टन इफेक्ट से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह फिल्टर हो जाएंगे। डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक हमारा है कॉन्फ्टन इफेक्ट। डियर व्यूवर्स, डिफाइन आपसे शेयर करने से पहले मैं दो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हमें ये समझना है कि व्हाट पार्टिकल्स डू विद पार्टिकल। मेरा ये बात कहने का मतलब क्या है कि डियर व्यूवर्स, कंसीडर कि हमारे पास एक ये पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और पार्टिकल हम लेते हैं। अब ये पार्टिकल कंसीडर कर लें कि ये रेस्ट में है। अब ये पार्टिकल जाके इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, इसका कोलिजन होगा। एक तो ये आप माइंड में जो है वो रखें कि व्हाट पार्टिकल डू विद पार्टिकल। एक आपके पास ये सीक्वेंस है। दूसरी कि आपके पास कंसीडर करें यही पार्टिकल है और इस पार्टिकल के पीछे यहाँ एक वेव आ रही है। अब ये वेव क्या करेगी, ये इस पार्टिकल के पास से गुजरेगी और गुजरने के बाद यूं इस तरह से ये आगे चली जाएगी। अब देखें, अब इन दोनों कंसेप्ट को ज़रा गौर से समझिएगा। डियर व्यूअर्स, अगर मैं वेव की बात करूं कि व्हाट वेव्स डू विद पार्टिकल, क्या हुआ, आप एक बीकर ले लें, उस बीकर के अंदर आप एक कार का टुकड़ा प्लेस कर दें। अब फिर आप क्या करें, पेंसिल से एक डिस्टर्बेंस जनरेट करें। उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव जनरेट होगी। अब डियर व्यूअर, वो वेव जब इस पार्टिकल के पास से गुजरेगी तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कि अगर ये वेव इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करती तो वो इसको अपने साथ ले जाती, बट साथ नहीं ले गई। क्या किया, इस पार्टिकल ने वाइब्रेट किया। इट मीन्स कि इस वेव ने अपनी एनर्जी या मोमेंटम इस पार्टिकल को डिलीवर ही नहीं किया। पहला ये कंसेप्ट। दूसरा ये कंसेप्ट देखें, अब ये आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी इंसिडेंट एनर्जी लेट्स सपोज ये है। अब ये जब कोलाइड करेगा तो डियर व्यूअर होगा यहाँ पे क्या कि ये अपनी एनर्जी इस नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। अगर ये हेड ऑन कोलिजन हुआ तो ये रेस्ट में आ जाएगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगा विद सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल ने जिस पार्टिकल इसके साथ कोलिजन किया उसको अपनी एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों शिफ्ट कर दिए। तो हमें यहां से कंसेप्ट मिला कि जब वेव पार्टिकल के साथ कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करती। लेकिन जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं डियर व्यूअर्स, आप अपनी डेली लाइफ में जितनी भी हमारे पास ये कोलिजन्स होते हैं, कंसीडर करें अल्लाह ना करे दो कार आपस में टकरा गई तो क्या होगा, एक कार लेट्स सपोज रेस्ट में है, दूसरी मोशन में आ रही है, जो मोशन में है वो जाकर टकराएगी और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगी। पहला पॉइंट, आपके पास दो कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि व्हाट पार्टिकल्स डू विद पार्टिकल एंड देन व्हाट वेव्स डू विद पार्टिकल। इसका मतलब कि पार्टिकल का पार्टिकल के साथ कोलिजन हो तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब हुआ क्या, सो व्हाट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड डू विद इलेक्ट्रॉन। कंसीडर कि ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक वेव आ रही है। अब क्या हुआ कि जब इस वेव ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया तो सेम कि ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाएगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि व्हाट वेव्स डू विद पार्टिकल। लेकिन व्हाट कॉफ्टन ऑब्जर्व, कॉफ्टन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक वेव आई जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले जो है वो ये है, जो आपके पास यहाँ पे
लार्जर फ्रीक्वेंसी के आपके पास यहाँ पे एक फोटान आया है, या आप फोटान ना कंसीडर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, अभी इतना देख लें। अब ये वेव आई, इसने यहाँ आके इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद कॉफ्टन ये ऑब्जर्व करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ओसिलेट करने की बजाय इजेक्ट हुआ इन वन डायरेक्शन, एंड वो फोटॉन स्कैटर हो गया किसी एंगल के साथ इन एन अदर डायरेक्शन। तो क्या ऑब्जर्व किया कि यहां वो वाला सीन तो नहीं हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को ओसिलेट करना चाहिए था, बट इसने ओसिलेट नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इसका मतलब सीन तो कुछ ये वाला बन रहा है कि व्हाट पार्टिकल डू विद पार्टिकल, इट मीन कि ये फिर जो आपके पास हम जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे थे, ये एक्ट कर रही है एज अ पार्टिकल, और जब ये कोलाइड करती हैं तो अपनी एनर्जी, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फोटान है और इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। डियर व्यूअर्स, अब इस बात को गौर समझिएगा। अब इसने एनर्जी ट्रांसफर की, कंसीडर करें इसके पास, मैं फर्ज कर रहा हूं इसके पास एनर्जी थी, लेट्स सपोज 10, कोई नंबर ले लें, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लें या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लें, कोई एग्जांपल लेनी है, हमें उससे गर्ज नहीं है। मैं आगे जाता हूं, एनर्जी कितनी होनी चाहिए। इसके पास ये एनर्जी, जब ये टकराया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका कोलिजन हुआ, तो इसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को दिया, चलो आप इधर भाग जाओ। अब इस इलेक्ट्रॉन को भगाने में कंसीडर इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे दी, कंसीडर। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके पास जो एनर्जी बची डियर व्यूअर, वो है अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, अब इसके पास एनर्जी कम है। डियर व्यूअर्स, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि आपके पास E इज इक्वल टू hc/λ होता है। इट मीन्स कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कि आपके पास यहाँ वेवलेंथ कम होगी, ये है वेवलेंथ। अब एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ये है आपके पास है अब वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को अगर मैं इंसिडेंट वेवलेंथ कहूं और इस वेवलेंथ को अगर मैं स्कैटर्ड वेवलेंथ कहूं डियर व्यूअर्स, तो अब मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं कि देखें यहां पे आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। इसमें आपको जस्ट ये कहता है, जो कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से ज्यादा होगी। अब मैं डिफाइन पे आता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट मैं आपको समझा पाया होगा कि स्कैटर्ड फोटॉन विल हैव मोर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ, किससे, एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटॉन। इसका मतलब कि इंसिडेंट फोटॉन के पास जो वेवलेंथ होगी वो, देखें इसमें तो यूं कुछ कह रहा है कि स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। डियर व्यूअर, इसको आप एक और रुख भी दे सकते हैं। देखें, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम हमेशा यहाँ पे कंजर्व रहेंगे, तो अब इस केस में क्या होगा, जब आपने ये रिलेशन लिखा, आप लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ scattered photon will be less than energy of incident photon। क्लियर? मैंने क्या कहा, जरा बात को गौर से समझिएगा। मैंने कहा कि यहां जो फोटॉन निकला उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हुई, अल्टीमेटली आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज कर गई। इसी तरह डियर व्यूअर्स, आप यूं भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन becomes less than the frequency of incident photon। तो ये सारे रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि वेवलेंथ बढ़ी एट द सेम टाइम, क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है डियर व्यूअर्स। तो इसलिए आपके पास ये वेवलेंथ यहां कम होगी, एनर्जी कम होगी, और आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होंगी और वेवलेंथ यहाँ पे
इंक्रीज कर जाएगी। तो डियर व्यूअर्स ये था हमारा कंसेप्ट। अब आए जरा आगे चलते हैं। अब देखें इस टॉपिक से पहले आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या देखा कि वहां एक फोटॉन जाके किसी एटम के अंदर अब्जॉर्ब होता था कंप्लीटली और वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता था। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे जरा गौर से देखें। वहां पे कुछ ये हो रहा था कि फोटॉन टोटली अब्जॉर्ब हो रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब यहां ये फोटॉन टोटली अब्जॉर्ब तो नहीं हुआ, ये तो स्कैटर हो गया। किसके साथ? एक एंगल के साथ। और अब भी इसके पास एनर्जी है। इसका मतलब कि अब हमने जो फोटॉन लेना है, गौर से समझिएगा, अब हमने जो फोटॉन लेना है उसकी एनर्जी, जो फोटॉन आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिया था उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। डियर व्यूअर, जो आपने वहां फोटॉन लिया था उसकी जो आपके पास वहां एनर्जी थी वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो हमने यहां लेनी है ये उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और याद रखें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कम होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन है कि कॉम्पटन इफेक्ट के लिए आप किस किस जो है वो कौन सी रेडिएशन ले रहे थे? डियर व्यूअर्स, आप कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं विद विजिबल लाइट। आप कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं विद अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट तक तो कॉम्पटन ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अल्ट्रावायलेट से आगे की देखनी पड़ेगी। बात है कि अल्ट्रावायलेट से आगे कौन है? अल्ट्रावायलेट से आगे आपकी एक्सरेज आती हैं। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपसे कोई ये पूछे कि एनर्जी कितनी चाहिए, तो एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 0.51। देखिए 0.51 पे भी हो सकता है, बट वहां पे आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसके ऑब्जर्व करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लिहाजा मस्ट बी ग्रेटर देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई ये पूछता है कि यहाँ पे कौन सी रेडिएशन का फोटॉन लिया आपने, तो डियर व्यूअर, आपने यहाँ एक्स रेज का फोटॉन लेना है, क्योंकि एक्स रेज यूवी से आगे आती है अल्ट्रावायलेट से। इनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया एक्स रे। अच्छा, फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन हो ना जाए कि इज कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय विजिबल लाइट। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या आप इसे विजिबल लाइट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या आप इसे अल्ट्रावायलेट से कर सकते हैं, क्या आप इसे इंफ्रारेड से कर सकते हैं, क्या रेडियो या माइक्रोवेव्स की आप बात कर सकते हैं? तो जरा आप मुझे इसका आंसर देंगे तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अगर किसी को समझ नहीं, मैंने कंसेप्ट सारा अंदर बता दिया। चलें अब आगे चलते हैं। अब यहां तक बात पहुंच गई। अब इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और फिर मैंने कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। ये डियर व्यूअर स्कैटर्ड फोटॉन था, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था, और इस स्कैटर्ड फोटॉन को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे हम एक डिटेक्टर का यूज करते हैं जो क्या करता है, जो इस फोटॉन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होता है। देखें यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा होता है। डियर व्यूअर्स, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ तो मेरे पास ये बहुत लंबी कैलकुलेशन करने के बाद बीएससी में ये रिलेशन हमें मिलता है कि लैम्डा एस, चूंकि लैम्डा एस ज्यादा है तो उसमें से लैम्डा आई माइनस कर देते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इस लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट शिफ्ट। कैसे कॉन्स्टेंट शिफ्ट? आपने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा है, आपने ब्लैक बॉडी में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ा होगा। क्यों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ? भाई उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रहा होता है, लैम्डा मैक्स डिस्प्लेस हो रहा होता है टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए हम उसे डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। डियर व्यूअर, यहाँ पे चूंकि यहाँ हुआ क्या कि वेवलेंथ की वैल्यू पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, अब शिफ्ट हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट शिफ्ट। आपसे बात एमसीक्यू में पूछते हैं व्हाट इज कांस्टेंट शिफ्ट, आप क्या कहेंगे? चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड ए कांस्टेंट शिफ्ट, कि जो उसकी वेवलेंथ में शिफ्ट आया वो ये है। अब देखिए, अब ये टर्म एच ओवर एम नॉट सी ये तो कांस्टेंट है, और इस टर्म को डियर व्यूअर बोलते हैं
कॉन्स्टेंट वेवलेंथ। अब ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट वेवलेंथ। और आपके पास जो डेल एस लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट शिफ्ट। अगर कांस्टेंट शिफ्ट पूछे तो मीन चेंज इन लेंथ, और ये है आपकी कांस्टेंट वेवलेंथ 1 माइनस कॉस थीटा। ये टर्म तो डियर व्यूअर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आपके पास ये कांस्टेंट शिफ्ट टोटली डिपेंडेंट है किस पे, थीटा पे। अब एक और एमसीक्यूज आ जाएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट शिफ्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो डियर व्यूअर थीटा पे डिपेंड करती है। यहां जो एंगल बना इस पे क्या करती है, कांस्टेंट शिफ्ट है, डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। अब इसके मैंने यहाँ पे 3 केसेस मेंशन किए हैं। अब केसेस बताऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन कैसे बन सकता है हम उसको भी डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला कि अगर आपके पास ये जो स्कैटरिंग है यूं हो कि ये सीधा चला जाए फोटॉन, अब इस केस में क्या होगा, सीधा चला जाए, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को कुछ भी एनर्जी नहीं दी। ऐसे ही लगता है फिर कि अगर ये बिल्कुल एंगल 0 के साथ स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में चला गया डियर व्यूअर, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दी, और अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दी तो फिर इसकी वेवलेंथ में कोई चेंज है नहीं आना चाहिए। जरा गौर से देखिएगा, थीटा 0 पुट किया तो 0 डिग्री, cos 0 1 माइनस 1 0, इसका मतलब सारा फैक्टर 0 हो गया, कांस्टेंट शिफ्ट 0 हो गई, इसका मतलब कोई शिफ्ट आया ही नहीं। इसका मतलब इस केस में डेल एस बिकम्स इक्वल टू डेल आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे आप कि आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है एट व्हाट कंडीशन इन कांस्टेंट इफेक्ट स्कैटर्ड वेवलेंथ बिकम्स इक्वल टू इंसिडेंट वेवलेंथ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एट व्हाट कंडीशन इन कांस्टेंट इफेक्ट स्कैटर्ड वेवलेंथ बिकम्स इक्वल टू इंसिडेंट वेवलेंथ। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू 0। कांस्टेंट शिफ्ट की बात करेगा, इसका मतलब इस सारे की बात कर रहे हैं। और वैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी लिखवा दिया, यहां तक क्लियर आ गई। अब यहां आगे चलते हैं, ये भी पूछ सकता है एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट विल बी मिनिमम, तो मिनिमम यही 0 है। 3 क्वेश्चन डियर व्यूअर्स मैंने आपको इस पे दे दिए। पहला कि एट व्हाट कंडीशन scattered wavelength becomes equal to incident wavelength, at what condition constant shift becomes equal to 0, and at what condition constant shift will be minimum। आगे चलते हैं। दूसरा केस कि ये जो है यहां डियर व्यूअर ये फोटॉन ऊपर चला जाए, मतलब 90 के साथ स्कैटर हो, तो 90 के साथ जब स्कैटर होगा तो आपके पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, यहाँ cos 90 0 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे देखें, यहां पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं चलना आगे। यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट वेवलेंथ। डियर व्यूअर मैंने क्या कहा कि आपके पास h ओवर m नॉट c ये है कांस्टेंट वेवलेंथ, और डेल लैम्डा ये है कांस्टेंट शिफ्ट। इसका मतलब इस केस में आपकी जो कांस्टेंट शिफ्ट होगी वो कांस्टेंट वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो यहां पे क्वेश्चन नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट, आपने एंगल 180 पुट किया, मतलब एक फोटॉन आया, टक्कर मारी और पीछे 180 के साथ पीछे चला गया। cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा चेंज अब आया। क्यों? इसने आगे जाने की जरूरत ही नहीं हुई इसको, इसने अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी उसको दी कि इसको पीछे रिफ्लेक्ट होना पड़ा, आगे तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब इस केस में शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा, -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू एच ओवर एम नॉट सी। अब एक और क्वेश्चन कि एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ। फिर सुन लें, एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ। पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट कंडीशन कांस्टेंट शिफ्ट विल बी मैक्सिमम। तो डियर व्यूअर यही है आपके पास मैक्सिमम कंडीशन, यही आपके पास मैक्सिमम, और डियर व्यूअर ये कंडीशन है आपके पास है मिनिमम कंडीशन, ये आपके पास मैक्सिमम कंडीशन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको हर बात मैं समझा पाया हूंगा। डियर व्यूअर एक
लास्ट पे इंफॉर्मेशन कि इसी इफेक्ट एक्सपेरिमेंट की बेस पे आर्थर होली को कॉम्पटन जो है आर्थर होली कॉम्पटन को 1927 में इसी बेस पे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और डेयर व्यूअर, कॉम्पटन जो इफेक्ट था इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी एक कदम आगे बढ़ के एक जबरदस्त किस्म की स्टैंप लगा दी कि क्या स्टैंप है कि लाइट वेव एज अ लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। क्या मतलब है, कॉम्पटन ने बात की लेकिन ऐसी क्लियर होके नहीं आई कि वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो ये प्रॉपर्टीज पार्टिकल ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त किस्म की दलील है। अब लास्ट क्वेश्चन देयर व्यूअर्स के एक्सरे ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, आप एक्सरे जो आपने लिया एक्सरे फोटॉन लिया जिसकी इंसिडेंट वेवलेंथ ये आर स्कैटर्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ कार्बन, फाइंड द स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड एट 0 डिग्री। आपने 0 डिग्री पे स्कैटर करवाना है और 0 डिग्री पे देखना है कि आपके पास इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ गिवन है और स्कैटर्ड फोटॉन की आपने फाइंड करनी है। इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपने सेंड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।